प्रभाव प्रभाव क्या पड़ता है देखने ना, किस पे पढ़ते हैं प्रभाव। सबसे पहले लिखो पोषक तत्वों की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक नंबर पे लिखिएगा। लिखिए एक नंबर हेडिंग डाली उसमें, जो कल हमने हेडिंग डाली थी मृदा अम्लता का प्रभाव, उसमें एक नंबर लिखिए पोषक तत्वों की उपलब्धता पर प्रभाव। कुछ पोषक तत्व जो है वो ज्यादा उपलब्ध होंगे, मतलब ज्यादा उपलब्ध हैं तो मतलब वो क्या हो जाएंगे, विषैले हो जाएंगे। और कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो जिनकी उपलब्धता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब कमी हो जाएगी, जिनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये दोनों ही खराब है। यदि एक पौधे को बहुत ज्यादा पोषक तत्व मिल रहे हैं तो भी पौधा जिंदा नहीं रह सकता, टॉक्सिक हो जाएगा, वो विषैला हो जाएगा। और यदि बहुत कम कोई पोषक तत्व मिल रहे हैं तो अभी पौधा जिंदा, क्योंकि उसकी कमी हो जाएगी। ना तो कमी अच्छी ना विषैलापन अच्छा। आपको ऑप्टिमम जितनी जरूरत है उतना मिलना चाहिए, और उतना मिलेगा नहीं। ओके, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि यदि मृदा अम्लीय होती है तो कौन से पोषक तत्व बढ़ जाते हैं और कौन से घट जाते हैं, इनका ध्यान रखना है। तो मृदा अम्लता पर किन की उपलब्धता बढ़ जाती है। अरे तो अधिक उपलब्धता जो क्या हो जाते हैं, पौधे के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं, तो इसके लिए आपको याद रखना एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। ये तो ऐसे हैं तत्व जो अधिक हो जाते हैं, अधिक उपलब्ध होते हैं कौन सी मिट्टियों में, अम्लीय मिट्टियों में। यदि हम सेकेंड बात करें तो कुछ क्या हो जाते हैं, कुछ की उपलब्धता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कमी हो जाती है। और कमी किस किस की होती है, तो याद रखना कमी वाले जो पोषक तत्व है वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मोलिब्डेनम और बोरॉन। लिख दिया। अब ये दोनों ही सिचुएशन जो है, दोनों स्थिति जो है, दोनों ही कंडीशन जो है वो पौधे के लिए अच्छी, तो पौधा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, पौधा सूख जाएगा, पौधा जिंदा नहीं रह पाएगा। और पौधा जिंदा नहीं रह पाएगा तो अपनी एग्रीकल्चर क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर फेल हो जाती है यदि ऐसा हो जाए तो मृदा अम्लीय होने पर अच्छा होता है बुरा होता है, बुरा हो रहा है। सेकंड नंबर पे लिखिए पादप वर्दी पर प्रभाव। लिख लिया सबने ये। सेकंड नंबर पे लिखिए पादप वर्दी पर प्रभाव। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनको अम्लीय मृदा ही चाहिए, वो अम्ल से स्नेह करते हैं, अम्लीय मृदा होगी तो ज्यादा ग्रो करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनको अम्लीय मृदाएं नहीं चाहिए। जिनको अम्लीय मृदा ही चाहिए वो तो वहां पे अच्छे से ग्रो होंगे, अम्लीय होगी मृदा तो। और जिनको अम्लीय मृदा नहीं चाहिए वो वहां अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं, जो अम्लता का जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं। ये कुछ ऐसी फसलें, आप चाय को कहीं लगाना चाहेंगे तो चाय के लिए आपको पीएच चाहिए 4,
4 to 6, तो अब 4 pH वाला क्या होगा? अम्लीय। तो इनको मृदा अम्लता का कोई प्रभाव, मतलब प्रतिरोधी है। कॉफी, आलू, आलू भी आप देखेंगे वहां पे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा आपके ढलान वाली जगह है, जहां बहुत लीचिंग हो गई है, जहां बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट है। और धान, धान एक ऐसी फसल है जो अम्लीय से क्षारीय, उदासीन, जलमग्न से सूखी, हर एक मिट्टी में हो सकता है। धान के लिए जितनी भी कंडीशन है वो सब सही है। बस यदि आप सूखी मिट्टी में कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी पानी है आपके पास तो आप कोई सी भी मिट्टी में धान लगाइए, धान हर जगह उग जाएगा। यहाँ तो आपके पानी नहीं है तो थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। यदि आपके पास पानी फुल है तो बोली मिट्टी कोई सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां पे भी पानी है वहां आप किसकी खेती कर सकते हैं? धान। धान समझते क्या होता है? हाँ, चावल। कोर्स आज हो गया थर्सडे, कल है फ्राइडे, फिर है सैटरडे। सैटरडे को आपका कोर्स खत्म। हाँ, मैं खुद ही नहीं चाहता तुम्हें बार बार देखूं। रियली? तो बस 2 क्लास और 22 क्लास में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। ये तभी आदमी पूछता है ना जब उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है कि सर कोर्स कब होगा, सर आप कब जाओगे यहाँ से, सर आपका मिलना कब बंद होगा, कब आप जैसे मतलब गंदे आदमी की शक्ल नहीं देखे तो ठीक है। तो मैं खुद ही नहीं देखना चाहता भाई, बहुत जल्दी चला जाऊंगा। लिख लिया? चलो, अब कुछ प्रभाव आपका मृदा अम्लता का पौधे के कुछ रोगों पर भी पड़ता है। अम्लीय मृदा होगी तो कुछ आपके जो सूक्ष्म जीव है, मैंने लिखवाया था कौन अम्लीय मृदा में कौन सूक्ष्म जीव ज्यादा होते हैं? कवक सबसे ज्यादा होता है। तो कवक से होने वाले रोग भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अब अम्लीय होगी मृदा तो जीवाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? तो आपका जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन होता है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैसे राइजोबियम आपका जो है लेग्यूम की क्रॉप में, मतलब दलहनी फसलों की जड़ों में जाके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, वो सब क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो लिखिए, तीसरे नंबर पे लिखिए सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। लिख लीजिए। अरे इतना सीरियस मत ले। अब वो सॉरी बोल रहा है मुझे। आज तक मुझे किसी ने सॉरी नहीं बोला, पहली बार इस बंदे ने सॉरी बोला है। कितनी बुरी बात है कि वो भी बंदा है। लिख दिया? तो कवकों की संख्या
में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो कवक ज्यादा होंगे, तो अब जो ज्यादा है तो फिर वो नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो तो प्रबल हो गए, डोमिनेंट हो गए, तो वो क्या करते हैं, कवक जनित रोग फैलाते हैं, पौधों को रोग होना ज्यादा शुरू हो जाएगा, जीवाणु की संख्या में कमी होगी, तो जीवाणु जो काम करते थे वो काम होना बंद हो जाएगा। जीवाणु क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्या हुआ, क्या हो गया, हाँ, तो पहले गलत का अंदाजा था, है ना, कि ये गलत भी बोल सकता आदमी। ओके, अब मुझे बताओ प्रभाव अच्छे हैं कि बुरे हैं, बुरे हैं, तो तुम सारे धरती पुत्र हो, पुत्रियां भी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अरे भाई धरती को सुधारना पड़ेगा ना, क्योंकि धरती अपने जो कुछ लक्षणों में परिवर्तन कर लिए, तो अब आपको कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो लिखिए मर्दा अमलता में सुधार, या अम्लीय मर्दाओं का सुधार। सुधार कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सुधार, सबसे बेस्ट मेथड है लाइम एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन, लाइम, लाइम किसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया, तो लाइम का एप्लीकेशन करना है आपको, और लाइम ही अम्लीय मर्दाओं को सुधारेगा। तो पहले नंबर पे लिखिए चूने का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ लाइम, इसको बोलते हैं लाइमिंग। ओके, अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम किसी भी ऐसे रसायन जो अम्लीय मर्दाओं के सुधार के लिए आवश्यक है, उन सभी को हमने लाइम कहा है। वो सारे रसायन जो अम्लीय मर्दाओं का सुधार करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, एग्रीकल्चर में लाइम कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर माने, हाँ, तो कृषि जनित चूना कौन कौन सा है, तो अब एक बात बताऊं, तो आपने सुना होगा CaO, सुना है, इसको बोलते हैं बिना बुझा, सुना कभी, तो ये वाला जो चूना है बिना बुझा वाला, तो इसको बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी कैसा है, एग्रीकल्चर में लाइम है। सेकेंड नंबर पे आपने सुना होगा CaOH2, क्या बोलते हैं इसको, तो ये भी क्या है, एक तरह का, जिसको हम कौन सी मर्दा में उपयोग करते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपने सुना होगा CaCO3, इसको बोलते हैं सोना पत्थर। आपने सुना होगा 4 नंबर पे CaCO3.MgCO3, क्या बोलते हैं इसको, डोलोमाइट। तो ये सब क्या है, ये सब किससे एग्जांपल है, एग्रीकल्चर लाइम के, किसको किस में यूज कर सकते हैं, अम्लीय मर्दाओं के सुधार में यूज कर सकते हैं। लिख लीजिए एक बार, सबके नॉर्मल नाम और सूत्र सब लिख लेना। बोल बोल के, CaO क्या है, बिना बुझा चूना है, CaOH2 बुझा हुआ चूना है, CaCO3 चूना पत्थर है, और CaCO3.MgCO3 डोलोमाइट है। लिख दिया, हाँ आराम से लिख दो, कोई नहीं। अब माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये सुधार करते कैसे अम्लीय मर्दाओं का, करते हैं कि नहीं करते हैं, इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है नींद। वो यदि जीवन में खत्म हो जाए नींद, आदमी मर जाए, नहीं, खूब आती है, ऐसा कोई है जिसको नींद नहीं आती, आती है, नींद नहीं आती, आती है।
पोर्टजोलाइजेशन की डेफिनेशन लिखवा रखिए बेटा। लिख दिया? वापस बोलो। सीएओ, COH2, CaCO3, CaCO3.MgCO3। इन सबको हम कहां यूज कर सकते हैं? अम्लीय मृदाओं के सुधार में। कौन सी मृदाओं के सुधार में? लिखो, अम्लीय मृदाओं में सुधार की प्रक्रिया। अम्लीय मृदाओं के सुधार की प्रक्रिया। के सुधार की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया? देखो, अच्छा अम्लीय है मिट्टी तो क्या दिक्कत होगी भैया? मिट्टी अम्लीय है तो क्या हो जाएगा? मिट्टी के विलयन के अंदर और मिट्टी के कणों के ऊपर कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। कौन आ जाएगा? अरे भैया, इस बार अपने जो माहिष्मती साम्राज्य है उस पे भल्लाल देव नहीं, काल के आ गया है। काल के जानते हैं? हम्बा, वो वाला नहीं जानते? अरे भूल के क्या? जानते नहीं जानते? हाँ, जो विदेश से आके आक्रमण करता है अपने माहिष्मती साम्राज्य पर, और भल्लाल देव और बाहुबली दोनों लड़ते हैं उससे। जो उसमें जीतेगा उसी को बनाया जाएगा राजा। आगे बात समझ में? तो ये मिट्टी है और ये सारे वो काल के सैनिक है। और अब हमें इसको इसके साथ क्या करवाना है? युद्ध करवाना है। युद्ध के लिए हमें क्या यूज करना है? लाइम यूज करना है। यूज करना है तो मान लीजिए लाइम में CaCO3 हमने यूज किया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये घुलनशील है तो मिट्टी में जाएगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा कैल्शियम और कार्बोनेट में। अब मुझे बताओ, कैल्शियम के ऊपर क्या होता है? 2+ और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है? प्लस। तो ये कैल्शियम क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा और मिट्टी की सतह पे कौन चला जाएगा? खुद जाके बैठ जाएगा। ये मर्दा और ये दोनों भाई जाके कहां बैठ गए? मिट्टी की सतह पर। काल के कहां गया? बाहर। बाहर आया तो बाहर कौन बैठा था? अरे वही कटप्पा, CO3। अब ये हाइड्रोजन बाहर आया तो बाहर आते इससे जुड़ जाएगा। अब ये वापस अलग होंगे और बना देंगे H2O प्लस CO2। मुझे बताओ, कहीं मिट्टी में हाइड्रोजन बचा क्या? मिट्टी अम्लीय रही क्या? मिट्टी के कणों की सतह पे कौन आ गया? तो ये मिट्टी कैसी हो गई? उदासीन। और ये मिट्टी कैसी थी? अम्लीय। क्या प्रयोग किया हमने? बस लिख लीजिए, भूला। कौन सी मूवी में होता है? अरे गोलमाल। जॉनी लीवर नहीं बनता? भूला। नया आ गया लेटेस्ट। किसमें आया? हाँ, नहीं नहीं आया। लिख दिया आराम से, मतलब ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है। समझ समझ के कि मिट्टी का कैसे सुधार करता है CaCO3। अब एक दिक्कत और है अपने साथ कि भैया कोई मिट्टी अपनी अम्लीय है तो उस अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए कितने लाइम की आवश्यकता पड़ेगी? उसको क्या बोलेंगे? मांग, लाइम मांग। जैसे पहले पढ़ा था निक्सलन मांग, जिप्सम मांग, ऐसे अब हो जाएगी चूना मांग या लाइम मांग। तो लाइम मांग कितनी है? मतलब अम्लीय मृदाओं को सुधारने में कितने लाइम की रिक्वायरमेंट है? एक बात ध्यान रखना, अम्लीय मृदाओं को सुधारने में सबसे बेस्ट मेथड है कि उसमें क्या मिला दो? सुना, क्षारीय मृदाओं को सुधारने का सबसे बेस्ट मेथड जिप्सम मिला दो, और लवणीय मृदाओं को सुधारने का सबसे बेस्ट मेथड निक्सालन। क्या करना है? ओके, लिख दिया आराम से। अब मिट्टी उदासीन हो गई ना? पहले कैसी थी? और हम चाहते क्या? मिट्टी अम्लीय नहीं रहे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। इसको इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में नहीं आया शायद, इंग्लिश में पूछा जा सकता है। इंग्लिश में ही नाम दिया होगा वहां एग्जाम में। पहली बात तो होती क्या है? अम्लीय मृदाओं के सुधार हेतु आवश्यक
अच्छा, ये दी किसने? वाह। ये याद आ रहा है कहीं? कहाँ याद आ रहा है? कौन सी वाली अम्लता? विनिमयशील अम्लता। थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो मैंने यहां कहीं विलियन की बात की क्या? मैंने कौन से हाइड्रोजन हटा रहा हूं मैं? कणों पे, मतलब कौन से? विनिमयशील। तो अब विनिमयशील हटा रहा हूं तो मुझे विनिमयशील हटाने के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि विनिमयशील है कितने। फिर इस भैया द्वारा हम क्या कर लेंगे, उसको सुधार लेंगे। तो पहले पता होना चाहिए ना है कितने। अरे दुश्मनों का पता ही नहीं, हम युद्ध करने चले जाए तो क्या पता दुश्मन बहुत ज्यादा हो। तो पहले बफर विधि द्वारा ज्ञात करो, फिर शूमेकर विधि द्वारा इसको सुधार दो। अच्छा, जब हम अम्लीय मृदाओं को सुधारते हैं तो सुधार कर उसका पीएच कितना करना चाहते हैं? अब मान लीजिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया, तो कैल्शियम कार्बोनेट जितना मिट्टी को सुधारता है उसके बदले में सीओ कितना सुधार पाता है? COH2 कितना सुधार, कौन कितना प्रबल है? तो मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट हमें चाहिए 1 हेक्टर में 100 kg, तो उसके बजाय सीएओ कितना चाहिए, COH2 कितना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 ना, कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक या तुल्यांक कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक हेडिंग डालिए, सीधा क्वेश्चन आएगा, तुल्यांक कैल्शियम कार्बोनेट। तुल्यांकी CaCO3 या उदासीनीकरण मान। मैं वापस पीछे जा रहा हूं, लिख लीजिए ध्यान से। ये ये लिख लीजिए पहले। ये कौन आपस में पूछ रहा था? सबने लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, तुल्यांक की CaCO3 या उदासीनीकरण मान, न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू। जैसे किन किन की सहायता से हम अम्लीय मृदाओं को सुधार सकते हैं? जैसे एक हमने कहा CaO की सहायता सुधार सकते हैं, हमने कहा CaOH2 की सहायता सुधार सकते हैं, हमने कहा CaCO3 की सहायता सुधार सकते हैं, हमने कहा CaCO3 की सहायता सुधार सकते हैं। फिर हमने एक और आपको याद रखना, CaSiO3। इसको क्या बोलते हैं मैं आगे अभी लिखवाऊंगा, इसको बोलते हैं बेसिक स्लेग। सुना है कभी नाम? बेसिक स्लेग। इसके बारे में थोड़ा अभी पढ़ेंगे अपन है। अब हमें पता चला तो इसका उदासीनीकरण मान कितना है, मतलब यदि 100 किलोग्राम हम इसकी मात्रा डालेंगे तो कितनी मिट्टी उदासीन हो जाएगी? 100 किलोग्राम हमने मान लो सीएओ डाला, तो कितनी अम्ल जो है वो उदासीन हो जाता है? तो याद रखना 179 सीएओ की। कितनी है? 179। COH2 की 136, डोलोमाइट की 109, CaCO3 की 100 और इसकी है 83। लिख लीजिए।
ओके, सुनना एक बार, समझ लेना वापस। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? उदासीन करता है मिट्टी को, उदासीन करता है। अभी अपने रिएक्शन बताई कैसे उदासीन करता है, सारे उदासीन करते हैं, तभी तो यूज कर रहे हैं। कौन सी मिट्टी को उदासीन करते हैं? अम्लीय मिट्टी। मान लीजिए हमें पता चला कि किसी मिट्टी के अंदर 200, 250, 300 आपके हाइड्रोजन है, तो यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे तो उन 250, 300 में से 179 हाइड्रोजन उदासीन हो जाएंगे। किसकी सहायता से? लेकिन CH2 की सहायता से सिर्फ कितने? डोलोमाइट, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट और आपका कैल्शियम सिलिकेट। तो अब इनमें सबसे प्रबल कौन हुआ? CO। तो फिर ये यूज क्यों नहीं करते? महंगा है और ये बहुत आसानी से उपलब्ध है, इसलिए ज्यादा उपलब्ध है, इसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लिख लीजिए। रुक जाओ रुक जाओ, इतनी स्पीड तो मैं खुद ही सोच के नहीं आया था। अब बेसिक स्लेग क्या होता है? पता है बेसिक स्लेग के बारे में? जिसने नहीं लिखा वो लिखते रहिएगा। बेसिक स्लेग क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। ये जो बेसिक स्लेग है ये एक उप उत्पाद है। किसका? जहां पे लोहे और एल्यूमिनियम की सहायता से स्टील बनाया जाता है। स्टील जानते हैं आप? स्टील का लोटा, बर्तन, थाली आपने घर पे बहुत यूज किए होंगे। ये ना तो लोहा है ना एल्यूमिनियम है। ये किस पे प्यार आ रहा है? इधर देख ले, इधर है, ऐसे घूर मत, नजर लग जाएगी हसीना को। इतना प्यार ऐसे बैठ के। बेसिक स्लेग, बेसिक स्लेग क्या होता है तो आपको पता है? स्टील, स्टील को हम नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं इस्पात। तो इस्पात उद्योग के अंदर जब हम स्टील बनाते हैं लोहे और एल्यूमिनियम से, तो उस बनाने के चक्कर में कुछ आपके उसके रेजिडुअल प्रोडक्ट निकल जाते हैं, खराब पदार्थ निकल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक स्लेग। तो याद रखना ये क्या है? इस्पात उद्योग का उप उत्पाद है। इस्पात उद्योग का आप बताओ, कल हमने पढ़ा एक फॉस्फोजिप्सम। फॉस्फोजिप्सम कौन सी कंपनी का या कौन सी फैक्ट्री का उप उत्पाद है? अम्ल उत्पादक। कौन सी? अम्ल उत्पादक। ऐसे ही इस्पात उद्योग का। मेरे सामने मत देखना, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा। आप तुम ही बताओ फिर, प्रेस मड कौन सी फैक्ट्री का है उप उत्पाद? गन्ने की कोई फैक्ट्री थोड़ी होती है पागल। हाँ, शुगर उद्योग। किसी को बोल मत देना गन्ने की फैक्ट्री से, गन्ने की कोई फैक्ट्री थोड़ी होती है, शुगर उद्योग। चलो लिख दिया। तो ये लिखना इस्पात उद्योग का उप उत्पाद है। 3 उप उत्पाद बताए मैंने आपको, कौन कौन से? फॉस्फोजिप्सम, प्रेस मड, बेसिक स्लैग। लिख लिया सबने? और क्या कर सकते हैं हम अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए? क्षारीय उर्वरक डाल सकते हैं, तो लिख लीजिए 2 नंबर पे क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग। क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके अम्लीय मृदाएं सुधारी जा सकती है। क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके अम्लीय मृदाएं सुधारी जा सकती है। अच्छा, कौन कौन से उर्वरक क्षारीय बता दो? कैल्शियम साइनामाइड, अमोनियम, सॉरी, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, डाइकैल्शियम फॉस्फेट। नहीं तो सुधारी जा सकती है। तीसरे नंबर पे और क्या कर सकते हैं? अम्ल प्रतिरोधी फसलें लगाई जा सकती है, जिनको अम्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीसरे नंबर पे लिखिए अम्ल प्रतिरोधी फसलें लगाकर, अम्ल प्रतिरोधी फसलें लगाकर। एक थोड़ी सी विरोधाभास वाली बात, कंट्रोवर्शियल बात मैं और लिखवाऊंगा। अब मैं बोलूंगा प्रेस मेड का उपयोग करके भी अम्लीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। फिर आप सब बोलोगे सर वो तो क्षारीय मृदाओं को सुधारने में काम आता था, याद है? अब 4 नंबर पर लिखिए प्रेस मेड का प्रयोग करके, 4 नंबर पर लिखिए प्रेस मड का प्रयोग करके अम्लीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। प्रेस मड लिखना आता है? ओके, ये ऐसे लिखते देखो, प्रेस मड का प्रयोग करके
अम्लीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। ये कंट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि इसका प्रयोग हमने पहले एल्कली सोइल के सुधार में, सोडिक सोइल के सुधार में कर रखा है। तो या तो कोई बंदा एक मिट्टी को सुधार सकता है ना, दोनों मिट्टी को कैसे सुधार सकता है? तो इसका प्रयोग हमने क्षारीय मृदाओं के सुधार में किया था कि नहीं किया था? किया था। अब मैं पागलों जैसे इसको किसमें लिखवा रहा हूं? तो मेरी कोई गलती नहीं, किताब में लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों। या तो मैं ये बोल के पल्ला झाड़ दूं, या फिर इसका कारण अपन जान लेते हैं। तो आपसे कभी कहीं बहस हो जाए कि प्रेस मेड का प्रयोग कहां किया जाता है, तो पहले नंबर पे याद रखना क्षारीय मृदाओं में किया जाता है। क्योंकि एक साइंटिस्ट थे प्रोफेसर नील रतन धनपायो, सॉरी नील रतन धर, प्रोफेसर नील रतन धर, इन्होंने सबसे पहले क्षारीय मृदाओं के सुधार में किसका प्रयोग किया? प्रेस मेड का। कौन सी मृदाओं के सुधार में? तो याद रखना, मृदा सुधार में सबसे पहले प्रयोग किसने किया? वापस बोलो नाम। प्रोफेसर नील रतन धर नाम के एक आदमी थे, जिन्होंने कौन सी मृदाओं के सुधार में किसका प्रयोग किया? प्रेस मेड का। अब देखो, प्रेस मेड दो तरीके से बनता है। कितने तरीके से बनता है? प्रेस मेड बनाने के दो तरीके। एक विधि का नाम है सल्फोटेशन विधि। क्या नाम है? सल्फोटेशन विधि में सल्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फेट। और मुझे बताओ, क्षारीय मृदाओं सुधारने में हम क्या लेते हैं? जिप्सम। और जिप्सम है क्या? कैल्शियम सल्फेट। क्या है? तो इस विधि से बना हुआ प्रेस मेड हम किस में यूज ले सकते हैं? क्षारीय विधि में। सेकेंड, अम्लीय मृदाओं में जो प्रेस मेड यूज लेते हैं वो ये वाला नहीं लेते। एक विधि और है, कार्बोनेशन विधि। कौन सी विधि है? और कार्बोनेशन विधि में बना हुआ प्रेस मेड में कार्बोनेट पाए जाते हैं। अब लाइम में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इससे बनी हुई में कहां यूज करेंगे? अम्लीय। तो ये डिपेंड करेगा कि प्रेस मेड जो बना है वो कौन सी विधि से बना है। विधि यदि सल्फोटेशन है तो, कार्बोनेशन है तो, विधि का पता नहीं है तो यूज मत करना। नहीं पता तो काम उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, किसको पता होगा कि कौन सी विधि से बना है? अरे फैक्ट्री के जो मालिक होगा उसको तो पता होगा ना कि कौन सी विधि से बना है। ओके, लिख लीजिए। अब एक और आया है, कोर्स खत्म कब होगा? धीरे धीरे मेरी शक्ल बुरी लग रही है, धीरे धीरे किस्तों में। तीसरा पॉइंट क्या लिखवाया मैंने? अम्ल प्रतिरोधी फसलें लगाकर। बेटा सुमित, तीसरा पॉइंट है अम्ल प्रतिरोधी फसलें लगाकर। जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, धान हो गया, आलू हो गया। आलू सबसे अच्छा भोजन। गरीब अमीर की सबकी सब्जी यही है। मुझे लगता है इसका नाम गरीब की सब्जी से हटा के हॉस्टल की सब्जी कर देना चाहिए। हॉस्टल में मुझे ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन आलू के साथ खाने पड़े कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। आलू पनीर, आलू भिंडी। आलू भिंडी का कोई कॉम्बिनेशन है क्या? आलू भिंडी, ये कॉम्बिनेशन भी खाने पड़े। रेखा बोल रही है फर्स्ट पॉइंट बोलना सर। वापस फर्स्ट पॉइंट सर, वापस। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? हाँ, चूने का प्रयोग सबसे पहले। अच्छा, सेकंड पॉइंट, चूने के प्रयोग के बाद में सेकंड क्या है? क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग। कौन कौन से उर्वरक है? कैल्शियम साइनामाइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और डाई कैल्शियम फॉस्फेट। लिख दिया? ये भी लिख दिया? क्या बात है, हो गया सुधार। आगे एक समस्या लिखो, सेम की समस्या, जल मगनता की समस्या। अच्छा 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 अच्छा, मत लिखो। लिखा तो नहीं? हाँ, एक मिट्टी और लिख लेते हैं, छोटी सी, इतनी सी है बस। लिख ले, एक टॉपिक और लिख लेते हैं, वो है अम्ल सल्फेट मृदा। ध्यान से सुनना, अम्ल सल्फेट मृदा। चार बातें लिखवाएंगे इसके अंदर। ये ऐसी मृदा है जिसका पीएच कितना होता है, तो ध्यान रखना, अम्ल सल्फेट मृदाओं का पीएच होता है 4 से कम, मतलब अत्यधिक अम्लीय। इससे ज्यादा अम्लीय कुछ नहीं हो सकता।
अत्यधिक अम्लीय। क्या नाम है? अम्ल सल्फेट, एसिड सल्फेट सोइल। क्या नाम? पीएच कितना होता है? 4 से कम, 7, 6.5 से कम हो तो अम्लीय मृदा। और ये कौन सी मृदा हो गई? अम्ल सल्फेट मृदा। याद रखना खनिज कौन से रेस्पॉन्सिबल है इसको बनाने के लिए। तो यदि मिट्टी में पाइराइट्स की मात्रा ज्यादा होगी तो खनिज कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? पाइराइट्स। पाइराइट जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है? FeS2। कहां बनती है मृदाएं? जलमग्न स्थानों पर। समुद्र तट के पास जो जलमग्न स्थान है वहां पे कौन सी मृदाएं बनती है? अम्ल सल्फेट मृदाएं। भारत में ये कहां पाई जाती है? केरल व दीदी के शहर में। हाँ, पश्चिम बंगाल, ममता दीदी। 2 जगह याद रखना। केरल की एक जगह भी है बहुत अच्छी, कुतांद नाम है, वहां पे ये मृदाएं पाई जाती, अम्ल सल्फेट मृदाएं। अब इसके अन्य नाम क्या है इन मृदाओं के? बड़े इंटरेस्टिंग अन्य नाम है। इन मृदाओं को कारी मृदाएं कहते हैं। कौन सी मृदाएं? कारी, कारिया। इसके अलावा इसको बोलते हैं पीट लवणीय मृदाएं। दूसरा नाम, पहला नाम है कारी, दूसरा है पीट लवणीय, तीसरा इसका नाम है पोकाली मृदाएं। पोकाली क्या है? धान की एक किस्म है। किसकी? धान की। और जो कि इस मिट्टी में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। इस मिट्टी का नाम ही क्या रख लिया अपन ने? पोकाली। तीनों नाम याद रखना। 4 नाम, एक नाम और लिख लेते हैं। लिख लें? तुम बोलो तो। हाँ, 4 नंबर पे इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं कैट क्ले। कैट क्ले। ध्यान रखना पीएच 4 से कम, खनिज पायराइट, जलमग्न समुद्र तट के पास, केरल और पश्चिम बंगाल की, कारी, पोकाली, पीट लवणीय और कैट क्ले। 4 इसके नाम है। एसिड टॉलरेंस वेराइटीज भी तो हो सकता है पॉइंट, बिल्कुल हो सकता है, 40 पॉइंट और हो सकते हैं सुधार के। सर मर्दा अपर्दन भी पढ़ा दो। नहीं सर, पढ़ देंगे आपको, इकोनॉमी वाले सर। लिख दिया? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सैम की समस्या, जलमग्नता की समस्या। सैम की समस्या, जलमग्नता की समस्या, जल भराव की समस्या, समस्याओं का राजा। लिख दिया सबने? नहीं लिखा तो अभी लिख लो, कोई नहीं, आराम से। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है और अभी तक हमारे पास 20 मिनट है। आज बड़ा खुश लग रहा है, क्या हो गया बताना? कुछ हुआ? नहीं, मुझे भी बता देना, ठीक है, हो जाए तो। ये लिख दिया? पीएच याद रखना इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नाम क्या है इस मिट्टी का? अम्ल सल्फेट मृदा है। ओके, लास्ट पॉइंट, किसकी समस्या? सैम की समस्या। तुम्हें पता है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस। अच्छा, मृदा में, सॉरी, कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस 4 दिसंबर, कृषि शिक्षा दिवस 3 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर। 23 तो 4 आपको दिसंबर की बातें याद रखनी, 3, 4, 5, 23। बोलो, 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस, 4 दिसंबर को
महिलाओं का कृषि में योगदान दिवस 5 दिसंबर को, मर्दा दिवस, विश्व मर्दा दिवस, और 23 दिसंबर को किसान दिवस। 3 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में और 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी की याद में। दोनों बातें याद रखना। ओके, आपको पूछ दिया जाए कि विश्व मर्दा वर्ष 2015, विश्व मर्दा दशक 2015 से 2024, लास्ट ईयर खत्म हो गया। ओके, भारतीय मर्दा विज्ञान संस्थान। अच्छा, पेडोन क्या होता है? पेडोन मिट्टी की सबसे छोटी इकाई। ये लिखवा रखा है क्या? नहीं लिखवा रखा? यस और नो? प्लीज गिव मी योर नोट्स। कम से कम ऐसे बोल देता सर मैंने शुरू में नहीं लिखे नोट्स। लिखे? इन स्वरों को बड़े मजे आते थे, कोई बोलते हैं ना। चलो, मर्दा विज्ञान, पेडोलॉजी, डेफोलॉजी, डेफोलॉजी, पता नहीं क्या क्या लिखवाया है, नहीं लिखवा रखा है। चलो कुछ बातें और लिखवाएं, आज लिख लेंगे। ले, तो मैंने कौन बोले सर लिखवा रखा है? ये चिंटू है। क्या नाम है? गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा। वाह। सेम की समस्या लिखो, जलमग्नता की समस्या। तो गौरी भैया देखो, लिखो ये जल भराव की समस्या। गौरी याद आता है, हीरा जरूर याद आता है, क्योंकि हीरा और गौरी सूर्यवंशम में हीरो और हीरोइन होते हैं। नाम गौरी होता ना उसका, है ना। सेम की समस्या, जलमग्नता की समस्या क्या होती है? यदि किसी मिट्टी के निचले भाग में, कहीं मिट्टी है और उसके निचले स्थानों पे, कहीं जमीन पे निचले स्थानों पे बारिश की वजह से बहुत लंबे समय तक पानी भरकर रहता है, ऐसा नहीं कि सर रात में पानी भरा हुआ था सुबह सूख गया, तो जलमग्नता की समस्या नहीं है। बहुत लंबे समय तक, 30 दिन तक लगातार, 15 दिन तक लगातार, महीने भर, 2 महीने या साल में लगातार कुछ दिनों तक आपके पानी भरा रहे, तो इसका मतलब वहां किसकी समस्या है? जलमग्नता की। ये 2 जगह पे पाई जाती है, या तो जहां पे बारिश, ए गौरी शंकर इधर देख, या तो जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, या सेकेंडली कहीं जल स्रोत के पास की मिट्टी है। मान लीजिए आपके ये आपका बड़ा सा तालाब है, इसके पास की मिट्टी, तालाब से पानी रिस रिस के आसपास की मिट्टी को क्या बना देगा? ये यहाँ गीला ही रखेगा, मिट्टी को हमेशा जलमग्न ही रखेगा। तो या तो जहां बारिश ज्यादा होती है या कहीं जल स्रोत। अब आपको पता है राजस्थान ज्यादा, तो राजस्थान में ये सेम की समस्या वहां पाई जाएगी जहां जल स्रोत ज्यादा है। जल स्रोत में हमारे सबसे ज्यादा दिक्कत कॉज करते हैं जो नहरें होती है। तो याद रखना ये कहां पाई जाती है, कहां होती है समस्या? तो याद रखना नहरी भाग में, नहरी जो आपके भाग है वहां पे इसकी समस्या सबसे ज्यादा है। अब आपको नहरी क्षेत्र है कौन कौन से, कैनल एरिया कौन कौन से? 2 जगह याद रखनी है, एक आपको गंगानगर हनुमानगढ़, सॉरी श्री गंगानगर, आप में से कोई होंगे गंगानगर हनुमानगढ़ के, तो उनको पता होगा कि वहां के गांवों के नाम भी कैनल के नाम के आधार पर है। कैनल जहां जहां से बह रही है तो वहां से उसके अकॉर्डिंग गांव के नाम भी है। बहुत सारे यहाँ आपको पूछना गांव का नाम, तो 32 KB। और कौन है आप? तो आपके 1-2 गांव के नाम बताओ ऐसे नंबर के आधार पर। हाँ, ये 9 LLG 7 तो LLG नहर का नाम है, और आपका 9 7 वो नंबर पे है, कितने नंबर पे वो आ रहा है, तो ऐसे गांवों के नाम पड़ जाते हैं। तो वहां नहरें बहुत ज्यादा, नहरों से सिंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे जलमग्नता की समस्या भी ज्यादा है। सेकेंड आपको याद रखना है, जो चंबल नदी है उसके आसपास का क्षेत्र, क्योंकि चंबल नदी के द्वारा भी बहुत सारी नहरी उससे छोटे छोटे नहर निकाल के इरिगेशन करते हैं, तो वहां पे भी किसकी समस्या है? सेम की समस्या। लिख लीजिए कहां पाई जाती है भारत में, राजस्थान में 2 जगह पर,
गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा क्षेत्र में, संबल इलाके के आसपास, जहां पे भी नहरी क्षेत्र होंगे, नहर होंगी, कैनल एरिया होगा, वहां पे ये समस्या बहुत ज्यादा है। होता क्या है, तो आपको पता है नहर कैसे बहती है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी, और बीच में जगह ये नहर है, तो यहां पानी बहेगा। तो पानी बहेगा तो बहता बहता पानी क्या करेगा, लेटरल मूवमेंट करेगा। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाता, बहुत बार साइड में भी जाता है। तो नहर के साइड से पानी रिसेगा, तो रिस के कहां आ जाएगा, खेतों में आ जाएगा, और खेतों का जल स्तर क्या कर लेगा, बढ़ा देगा। तो लिखिए, ये लिख लिया सबने? लिख दिया क्या? यस सर। नो वाले कोई नहीं? ओके, तो लिखिए, लिख दिया? अरे ये सारे क्षेत्र जो है धान के लिए उपयुक्त है। जल भरा हुआ होगा तभी तो उपयुक्त है, लवणता का धान के लिए उपयुक्त होती है। जल भरा हुआ तो धान के लिए उपयुक्त होगा। अरे धान की खेती कहाँ होती है, जल भरा होता है। इसलिए कभी पंजाब हरियाणा धान की खेती के लिए, कभी धान की खेती नहीं होती थी वहां पे, लेकिन नहरी ज्यादा होने के कारण सेम की समस्या हुई। अब पंजाब हरियाणा और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में देखेंगे तो वहां धान की खेती होने लग गई, जबकि वो सूखे इलाके हैं जहां ज्यादा बारिश नहीं होती, फिर भी धान खेती हो रही। क्यों हो रही है? जल सेम की समस्या, पानी का लेवल बढ़ा हुआ है। कैसे सुधारा जा सकता है? हाँ, सोइल के टाइप पढ़ाएंगे, अभी अपने पास 2 दिन और है। सोइल के टाइप ही तो पढ़ेंगे, कल और परसों क्या पढ़ेंगे, कैसे सुधार कर सकते हैं इन मिट्टियों का। बट सर गंगानगर को तो गेहूं का कटोरा कहते हैं, तो कटोरे में थोड़े बहुत धान भी है इधर उधर, गेहूं के कटोरे के साइड में धान भी है 2-4। मैं मैं तो एग्रोनॉमी के किसी पॉइंट पे डिस्कस कर भी नहीं रहा। इन्होंने बोला करते हैं तो कहते होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि ये यदि प्रॉब्लम हो जाए तो वहां पे आप धान लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गेहूं का कटोरा, धान का कटोरा, खाली कटोरा, भरा हुआ कटोरा, पैसों का कटोरा, कुछ भी कटोरा हो। अब आपको एक बात और समझनी है कि यदि ये सेम की समस्या हो जाए तो इसका सुधार कैसे किया जाए। तो लिखिए, सेम की समस्या का सुधार कैसे कर सकते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जिप्सम से सुधार कैसे होगा? कैसे होगा जिप्सम का? कैसे होगा सुधार, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं। वो है ना, सेम की समस्या के सुधार के लिए शायद ही डाल रहे होंगे। वो वहां दिक्कत और भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दिक्कत है। जहां पे हम ये सेम की समस्या होती है वहां लवणता भी उत्पन्न होती है, तो सोडिसिटी को कम करने के लिए जिप्सम डाल रहे होंगे वो जरूर। लेकिन सेम की समस्या सिर्फ वो सुधार नहीं है, जिप्सम का कोई ज्यादा योगदान है नहीं। हाँ बिल्कुल, ये सफेदे का पेड़ लगाओ आप। सफेदा जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस जो होता है, बड़ लंबे लंबे पेड़,
समझ रहे? व्हाइट कलर का जो आपका उसका बॉडी होता है, तो आप देखेंगे वहां पे तो इनका क्या होता है, जल मांग बहुत ज्यादा होता है। ये पानी बहुत ज्यादा अवशोषण करते हैं जड़ों द्वारा, और ये बहुत हाइट पे ले जाकर वाष्पन कर देते हैं, तो पानी वहां धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्थान जहां बारिश कम होती है, सेम की समस्या कम समय के लिए हो, वहां कभी ये यूकेलिप्टस वाली योजना मत यूज करना। अब बहुत सारे आपने देखा होगा, आप मारवाड़ क्षेत्र में यूकेलिप्टस लगा दिए, समझ रहे हैं, पूरे खेत के खेत सूख गए, वहां भूमि बंजर होने लगी, पानी उपलब्धता कम हो जाएगी, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। इसको बोलते हैं जैविक जल निकास प्लांट, जैविक जल निकास पादप। और क्या कर सकते हैं? तुम की पॉइंट पे तो आ ही नहीं रहे हो, समस्या की जड़ पे नहीं जा रहे हो तुम लोग। वो तो जल निकास तो करना ही है, वो तो बाद में लास्ट में करना ही है, तुम उसके जड़ पे नहीं जा रहे कि कहां से ये पैदा हो रही है समस्या। ने, नहर को बंद नहीं कर सकते भाई, नहर को बंद करेंगे तो अपन खाएंगे क्या? ये गेहूं धान ये सब पैदा करने में बहुत ज्यादा योगदान है गंगानगर निर्माण करके राजस्थान में। तो ये वो नहर बंद हो जाएगी, सिंचाई कैसे करेंगे? किसान भूखे मर जाएंगे बेचारे। तो वेरी गुड, कौन बोला? बहुत बढ़िया। जो आपका नहर जो कच्ची है, उनको आप नहर का पक्का पक्का बनाओ, नहर का जो आपका है सीमेंटाइजेशन करो, ताकि नहर से पानी कम से कम रिसे। अरे किसी चीज को बंद थोड़ी करना है, उसको परफेक्ट बना दो ना। पहले वो क्या रहा था, नहर थी, उसकी जो ये दीवारें थी ये कच्ची थी, तो पानी यहाँ रिस जाता था। आप इसको क्या करो, बहुत पक्का बना दो। इवन बहुत बार ऐसे समस्या रखो कि नहर को खुला मत रखो। नहर खुली होगी तो वहां आसपास के लोग अपने वहां पे सिंचाई करने के लिए नहर बहुत बार खोद देते हैं, रात में पूरा नहर कच्ची होगी तो यहाँ पे इसको खोला जा सकता है। ये जानते होंगे गंगानगर निर्माण वाले कि रात में कोई नहीं आ रहा तो खोल के अपने खेत में सिंचाई कर लो, ताकि आगे प्रेशर कम हो जाए। अब ऐसे करेंगे तो पूरा का पूरा नहर जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसके ऊपर बड़ी अच्छे से कमेटी बने और नहर का रखरखाव अच्छे से हो, नहर पक्की हो, नहर कच्ची नहीं हो, और रिसाव कम से कम हो, इसका ध्यान रखें। नहर की बार बार सफाई हो। नहर क्यों जल भराव करती है? एक समय बाद नहर में इतना कचरा आ जाता है कि एक जगह बाद, जैसे मान लो गंगानगर निर्माण क्रॉस करते बीकानेर आते आते जो आपका है नहर ब्लॉक हो जाती है, तो अब पानी वहीं रुका रहेगा, तो जल ये नहर ओवरफ्लो हो जाएगी और बहुत बार क्या हो जाएगा, खेतों में जल भर जाएगा। तो ये समस्या रोकनी होगी, तो ये हम कर सकते हैं। उसके अलावा यूकेलिप्टस लगा सकते हैं, और एक बार हो गई समस्या तो फिर जल निकास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जल निकास। कुल मिला के अपने को कुछ काम नहीं करना है। जब भी आपको पूछे कि इसका प्रबंध कैसे करें, सरकार पे डाल दो कि सरकार इसको पक्का बनाए, सरकार इसको रख रखाव करे। हम नहीं करेंगे तो काम हो जाएगा आसान। हम खुद पे ले लेंगे जिम्मेदारी, तो फिर हमको करना पड़ेगा जो हमसे होगा नहीं। तो लिखो सुधार, पहले नंबर पे लिखो। हाँ गंगाराम जी, बहुत बढ़िया। नंबर पे लिखो।